परिवर्तन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एचएस सॉल्यूशन के डायरेक्टर सह एंटी करप्शन सचिव रफीगंज। आज हम बात करेंगे कि बाल दिवस के मौके पर ही इन्होंने बच्चों के बीच पुरस्कार वितरण क्यों किया और इसके पीछे या फिर बाद में क्यों नहीं किया। आइए हम जानते हैं अरविंद कुमार सिंह जी से कि वो बाल दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण क्यों किया, आज ही क्यों किया, बताइएगा आप मेरे दर्शक लोग को। सबसे पहले तो मेरे तरफ से आपके परिवर्तन न्यूज़ और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने बाल दिवस पे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्होंने पहले ही जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के अच्छे से अच्छे नंबर लाए थे, इसके उपलक्ष्य में उनको पुरस्कार वितरण किया गया है। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज के डेट में हर जगह पे लोग बाल दिवस तो मनाते हैं या शिक्षक दिवस तो मनता है, लेकिन उसके उपलक्ष्य में सब जगह पे डांस जागरण करवा करके और कहीं ना कहीं हम अपने संस्कृति को ठेस पहुंचाते हैं। अगर उसके जगह पे कोई टेस्ट लेकर के बच्चों के बीच में कोई कार्यक्रम करा करके कुछ बच्चों के बीच में कोई पुरस्कार का वितरण किया जा सके तो उससे बच्चों में मनोबल बढ़ेगा और कुछ कर गुजरने की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ बच्चे का जब मनोबल बढ़ता है, छात्रों का मनोबल, छात्र छात्राओं का मनोबल जब बढ़ता है तो मनोबल बढ़ने से अपने भविष्य में बहुत कुछ करने के लिए सोच लेते हैं और उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शक भी मिलता है। तो इस उपलक्ष्य में मैं बाल दिवस के अवसर पे ही ना आगे ना पीछे इसी दिन इस कार्यक्रम के मौके पे बच्चों को मेडल पहना करके उन्हें हर प्रकार से सम्मानित करने का प्रयास किया। आप छात्रों एवं युवाओं को मनोबल की बात की तो इसके बारे में एक याद आया कि कभी देखते हैं हम लोग कि अगर कहीं पर छात्रों के प्रति किसी प्रकार के प्रदर्शन हो रहा है या फिर किसी प्रकार का वैसा व्यवस्था किया जा रहा है, वहाँ पर छात्रों लोग का भीड़ नहीं रहता, युवा लोग का भीड़ नहीं रहता है, परंतु कहीं जागरण हो या फिर किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कहीं वैसा कार्यक्रम हो, वहाँ पे बहुत भीड़ उमड़ती है। आखिर छात्रों को उस प्रेरणा में क्यों नहीं भीड़ रहती है? आखिर नाच गानों में क्यों छात्रों लोग को इंटरेस्ट रहता है? और जब किसी प्रकार के युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो सरकार को दोष देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हम अपना हक ले सरकार से। देखिए, जहाँ तक कि आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, ये तो सभी छात्र छात्राओं को ही नहीं अन्य नागरिकों का भी ऐसा देखा गया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, देखिए मैं एक तकनीक का शिक्षक तो ज़रूर हूँ, लेकिन साथ साथ मैं कला का भी शिक्षक हूँ और इसके लिए मुझे साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक के अनुसार मुझे यह मतलब ये अनुभव है, ये मैंने अध्ययन किया है कि मनुष्य अपने जीवन में जितना सकारात्मकता की ओर नहीं जा पाता, उससे ज़्यादा नकारात्मकता की ओर प्रभावित होता है। क्योंकि एक साइकोलॉजिकली के अनुसार यह बताया गया कि इंसान का माइंड जो है वो एक्चुअली में निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि माहौल हमारा जो है, हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निगेटिविटी की ओर ज़्यादा मतलब प्रेरित करते हैं। इसके कारण जितने बच्चे हैं, छात्र छात्राओं, सबका मन निगेटिविटी की ओर जाता है। लेकिन उस समय हम सारे नागरिकों का एक कर्तव्य बनता है कि उस निगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी की ओर लाना, ताकि पॉजिटिविटी की ओर जब बच्चा जाएगा, जब उसके मन में सिर्फ पॉजिटिव ही होगा तो निगेटिव का ख्याल भी नहीं आ पाएगा। जिस प्रकार से एक बच्चा जब पढ़ता है तो पढ़ने के पहले उसका मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन पढ़ने के दरमियान वो इतना अच्छा खासा कर लेता है, इतना अच्छा खासा पढ़ाई करता है कि उसको फिर पढ़ने के बाद उसका मन हम लोग अलग जगह पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, फिर पढ़ने के पहले या पढ़ने के बाद वो बच्चे में कुछ निगेटिविटी आती है, जिस कारण उसका मन कहीं और लग जाता है। तो उसका मेन खास कारण यही है कि हमारे इन्वायरमेंट में कुछ निगेटिव तत्व के लोग होते हैं जो निगेटिविटी को बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं बढ़ाते हैं। यदि सब मिलकर हम लोग सहयोग करें और पॉजिटिविटी को ही बढ़ाएं, हर जगह अच्छा शिक्षा दिया जाए बच्चों को, तो हो सकता है कि कुछ सुधार हम लोग ला पाए अपने इस समाज में। आप इस संस्था का कब स्थापना किया और किस उद्देश्य से इस संस्था का स्थापना किए थे एचएस सॉल्यूशन का? देखिए, वैसे तो मैं करीब 2014 से ही
लोगों के बीच में छात्र छात्राओं को अध्ययन कराते रहा हूँ। लेकिन HS सॉल्यूशन संस्थान का मैं स्थापना 2019 में करवाया था और मेरे स्थापना करते ही 2 से 3 महीनों में कोरोना काल आ गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने मार्गदर्शक से भटक भी चुके थे। लेकिन एक ऑनलाइन के माध्यम से भी मैं बच्चों तक अपनी बातों को रखने का प्रयास करता था और उनको हर प्रकार से सकारात्मकता उनके अंदर रखने का काम करता था। और 2019 में ही अपने संस्थान का मैं स्थापना किया और उसका एक ही उद्देश्य था कि कुछ वैसे छात्र छात्राओं हैं जिनके पास पैसे की कमी है, जिनके पास कुछ असहाय रूप से है, कुछ परेशानियां हैं, वो क्लास नहीं कर पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए एक सही रास्ता और एक मतलब अगर उनके पास पैसे हैं फिर भी ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं हैं फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से क्लास कीजिए और अपने भविष्य की ओर बढ़िए। इस उद्देश्य से खास करके इस संस्था का स्थापना किया गया और इस पूरे रफ़ीगंज में जितने भी कंप्यूटर संस्थान खुले हुए हैं उन सभी के सामने कुछ सच्चाई लाने का मैंने प्रयत्न किया। कुछ कोर्सेज़ में मैंने देखा कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो आधा सुधा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस आधे सुधे को लेकर के मैं खास करके उसी उद्देश्य से, ताकि बच्चों को सही नॉलेज मिले और पूरी की पूरी कोर्स पढ़ाया जाए, इसके लिए मैं खास करके इस संस्था का स्थापना किया। और इसका उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने भविष्य में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके और अपने देश का नाम रोशन करें। क्या आपकी संस्था गरीब बच्चों के लिए सहायक बनेगी? एकदम, आज भी है और आने वाले भविष्य में भी। जब तक मैं जीवित हूँ तब तक हमारी संस्था, मेरे मरने के बाद भी मेरी जो संस्था होगी वह गरीब बच्चों के लिए ही काम करेगी और स्पेशल गरीब बच्चों के लिए ही काम करने के लिए मैं संस्था को लाया हूँ। जो मेरा हम लोग का जो NGO है सेक्शन 8 कंपनी जिसको कहते हैं ओम श्री हरि एसोसिएशन, जिसके तहत बच्चों के लिए छात्र छात्राओं के लिए और जो लोग असहाय हैं खास करके उनके लिए हर प्रकार से काम करेगी। चाहे वो उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत है उनके लिए हमेशा काम करेगी, चाहे उनको कोई आर्थिक प्रॉब्लम है, कोई आर्थिक समस्या है उसमें भी मदद करेगी, उनकी भविष्य को बनाने में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि मेरे संस्थान में जो पढ़ाई हो रही है उसी क्षेत्र में आप जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, उसमें हम हमेशा सहायक बनेंगे, आपका मार्गदर्शक देने का काम करेंगे और सही से सही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। आप कैमरा के सामने बोल रहे हैं? जी 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 जी, मैं कैमरे के सामने ही बोल रहा हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि कुछ छात्र छात्राएं जिनके पास जो असहाय लोग हैं, जिनको ये अनुभूति होती है कि हमारे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, खास करके उनके लिए ही मैं कैमरे में बोल रहा हूँ कि आपके लिए हमेशा हमारा संस्था का दरवाज़ा खुला है। आप हमेशा आइए और आपको हर प्रकार से सहायता किया जाएगा, हर प्रकार से। आप परिवर्तन तक न्यूज के सभी दर्शकों को बोल रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं वो सब सुन रहे हैं जी, जी। कि आपने गरीब बच्चों के लिए संस्था खोली है और गरीब बच्चों को आप हर वक्त मदद करेंगे हमेशा। मैं तो बताया ही आपको, मैं आपको पूछने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताया कि हमारी संस्था गरीब बच्चों के लिए ही शुरुआत हुई है। और वैसे बच्चे जो हर रूप से असहाय हो गए हैं, उनको पढ़ने में कहीं दिक्कत हो रही है, उनके पठन पाठन में कहीं दिक्कत है, या फिर उनके उद्देश्य में, उनके लक्ष्य में कहीं परेशानी हो रही है, तो डायरेक्ट आकर के हमसे पर्सनली मिलकर के अपने समस्याओं को निदान कर सकते हैं। साथ ही हम लोग आर्थिक स्थिति से भी उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। आपकी संस्था का ब्रांच कहाँ कहाँ है और कितने जगहों पर है? देखिए, हमने जब 2019 में अपनी संस्था को स्थापना किया था तो उस समय हमारा ब्रांच यहाँ था, रफ़ीगंज महादेव घाट में स्थित था। और उसके बाद फिर यहाँ मदनपुर में आपको मखदूमपुर है, पेट्रोल पंप है, उसके सामने मेरा सेकंड ब्रांच वहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ। और इसके बाद फिर जब हमारा कंपनी एसोसिएशन बन गया और उसके बाद मैंने सारा NGO का प्रोसेस क्लियर किया, तो उसके होते ही करीब अभी 8 से 10 जगह ऐसे संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान जो हमसे जुड़े हुए हैं और वहाँ पे हमारा ब्रांच चल रहा है। और करीब 2-4 जगह का मैं नाम आपके सामने लेना चाहूँगा जो काफ़ी अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं। भदवा में है, आंशिका हॉस्पिटल में वहाँ पे एक संस्थान है जो नर्सिंग का भी काम करती है, और एक मॉडर्न कंप्यूटर नाम का है संस्थान जो बेहतर चला रही है। फिर उसके बाद सिमोआ में है खुशी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन, वो भी अच्छा खासा चला रहे हैं, उनका भी अच्छा योगदान रहता है, हमेशा देखते हैं बच्चों के प्रति, और ख़ास करके वैसे बच्चे जो असहाय रूप से हैं। और उसके बाद फिर कासमा में है, ठीक है। हाँ, तो इस टाइप से हम लोग करीब 10 जगह पे अभी मैं अपना ब्रांच कर सका हूँ। आने वाले भविष्य में उम्मीद है कि सभी जिलों में, सभी प्रांतों के सभी क्षेत्रों में
हमारी ब्रांच जाए और वहाँ पे दो तरह से काम करे। एक वैसे बच्चे जिनको हर प्रकार से एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, और एक वैसे बच्चे जो असहाय हैं, जिनको सरकार से भी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, मतलब सरकार का भी जो सेवा है उनको नहीं मिल पा रही है, या फिर उच्चतर स्तर पर जिनको पढ़ाई करना हो और उनको परेशानी हो रही है हर प्रकार से, तो डायरेक्ट हमारी संस्था ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हर व्यवस्था उनको मिलेगी। आपकी संस्था में किस किस प्रकार के कोर्स की व्यवस्था है, इसके बारे में बताएंगे? हाँ, देखिए ये सवाल अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी कोर्स जो संस्था में के द्वारा जो कोर्स प्रोवाइड हो रही है मैं उसको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ तो टेक्निकल नॉलेज के लिए खास करके मैं संस्था को बनाया था, जिसमें ADCA, ADFA, टैली, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से लेकर के बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं। और हमारी संस्था बहुत सारे कॉलेजेस से टाई अप हो गई है, जिसकी वजह से बच्चों को अब इंजीनियरिंग या मेडिकल्स के क्षेत्र में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे आराम से उनका एडमिशन्स होगा और वो बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जहाँ तक हो सकता है हम उनको लाइव क्लास भी देने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वही नहीं, मतलब हमारा जो संस्था है बहुत सारे कॉलेज से जुड़ करके काम कर रही है। और कहीं ना कहीं एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि हमारी संस्था आगे चल करके एक कॉलेज के रूप में परिवर्तन हो, और उसके लिए सारा प्रोसेस हो चुका है। एक रफ़ीगंज के लिए एक खुशखबरी बात है कि यहाँ पे एक नया चीज़ का स्थापना होने वाला है बहुत जल्द, और मानिए तो हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन उस पर अब भी कार्य चल रहा है। और सबसे पहले तो टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारी संस्था जानी जाती है, और सेकंड में नर्सिंग के क्षेत्र में, नर्सिंग का बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएंगी। और थर्ड में कला और साइंस के क्षेत्र में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उसमें भी बच्चे बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रकार से हम लोग टेक्निकल के क्षेत्रों में भी BCA और MCA, BTech का भी बच्चे को नॉलेज देने का काम कर रहे हैं, और उनका कहीं ना कहीं कॉलेज से उनका एडमिशन करवा करके उनका पढ़ाई जारी है। सुनने में आता है एक और युवाओं के प्रति, या फिर लोग कहते भी हैं कि जिसका दिल टूटता है वो BPSC क्लियर करता है या फिर UPSC क्लियर करता है, इसमें क्या सच्चाई है, इसके बारे में आप बताएंगे? देखिए, एक्चुअली मैं भी एक UPSC एस्पिरेंट हूँ। एस्पिरेंट करीब 3 या 4 साल हो गए हमको। मैंने तैयारी भी किया, दिल्ली में भी पढ़ाई किया और पटना में भी पढ़ाई किया। तो उस हिसाब से मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है बिहार का, खास करके माना जाता है कि यहाँ के हर घर से एक इंजीनियर, एक IAS, ठीक है, एक अफसर जिसे कह सकते हैं, और एक नेता पैदा होता है। अब इसे लोग माने या ना माने, लेकिन इसका इतिहास गवाह है कि करीब हम इन तीनों सेक्टर में हम सभी राज्यों से कई गुना आगे हैं। अब इसका आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप इसका इतिहास पलट के देख सकते हैं। और बात रही UPSC का कि क्रैक करना या ना करना, या फिर दिल टूटने से लोग UPSC ही क्रैक करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गलत होने के बाद कुछ अच्छा होता है। तो जहाँ पे इंसान को कहीं ना कहीं किसी ठेस पहुँचता है, या दिल तो टूटता नहीं है, तो लोग का एक है कि मन को ठेस पहुँचता है। तो जब मन को ठेस पहुँचता है तो इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है, और जब अच्छा करना चाहता है यदि प्रयत्न करे एक रूपता से, एक लक्ष्य को मान करके, तो उसमें अक्सर लोग पास हो जाते हैं। क्योंकि उनका पूरा ध्यान जो है तो ओनली फॉर केंद्र पे ही होता है, और वो उस फील्ड में अच्छा करते ही करते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का, जिनका ब्रेकअप्स या जो भी चीज़ें होती हैं, जो लोग परेशान हो जाते हैं या अपने जीवन से हार मानने लगते हैं, वैसे लोग यदि UPSC में लग जाएं तो वो पूरी मतलब अपने ध्यान को केंद्रित करके तो एकदम पास हो सकते हैं, और होते भी हैं। बिहार के कुछ दिन पूर्व एक ऐसे IPS अधिकारी थे जो कह रहे थे कि बिहार के जो माँ होती है वो पहले बच्चों को जन्म देती थी कि वो IAS और IPS बने, लेकिन आज के सरकार के, आज के जो गवर्नमेंट को देखा जाए तो वह बच्चे को माँ पैदा कर रही है, लेकिन वह बच्चे माँ को पैदा कर रही है बाहर कमाने भेजने के लिए। आज हमारे बिहार में बहुत सारा वैसा सरकार की व्यवस्था के कारण, योजना नहीं उपलब्ध होने के कारण वह बाहर कमाने जा रहे हैं। इसके बारे में आपको सरकार के प्रति क्या राय होगी?
देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने बात किया कि आज के युवाओं के प्रति नौकरी की व्यवस्था, बेरोजगारी को हटाने की बात आपने की, जिसमें सरकार तो प्रयास कर ही रही है, अभी पूर्णतः प्रयासित नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, सरकार का जहाँ तक योगदान है वो तो सही है, ठीक है, सरकार अपने लक्ष्य में जो भी काम कर रही है, लेकिन उसमें हम लोग का भी योगदान बनता है। हम लोग जैसे कुछ समाज सेवी लोग या और लोग, बहुत सारे जो बड़े बड़े तबके के जो नेता लोग हैं, उनका भी योगदान बनना चाहिए। और ख़ास करके उन सभी लोग के लिए जो बेरोजगार हैं या असहाय हैं, उनको ऊपर ले जाने के लिए हमें पूरी जनता को और सभी व्यवसायियों को, सभी हर प्रकार से नेताओं को और सभी लोगों को इसमें प्रयत्न करना चाहिए, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है, जिसको कह सकते हैं हम कि स्वरोजगार, उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ जो सोच है, पहले से ही करीब आज के 20 साल पहले से ही देखा जाता है कि लोग नौकरी के प्रति ज़्यादा आकर्षक होते हैं, और इसी के वजह से आज लोगों को बेरोजगारी में काफ़ी हद तक के परेशानी हो रही है, रोज़गार पाने में लोगों को परेशानी हो रही है। इसी का वजह है, क्योंकि अगर पहले से 20 साल पहले ही अगर लोग आज स्वरोजगार पर ध्यान दे देते तो शायद आज बेरोजगारी नहीं आ पाती, क्योंकि सबके पास रोज़गार होता और सब लोग 10 लोगों, 20 लोगों को, 15 लोगों को रोज़गार देने की सक्षम होते। और आज ऐसा नहीं होता कि बिहार के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता होता। लेकिन सरकार की योजनाएं की तो बात करें तो बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है, कुछ सेंट्रल सरकार और कुछ स्टेट सरकार भी चला रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तभी लोगों को परेशानी हो रही है नौकरी लेने में। लेकिन सिर्फ सरकार को ही हम दोष नहीं देंगे, उसके साथ हम लोग का भी गलती है। हम लोग सब मिलकर के सिर्फ नौकरी के प्रति नहीं अग्रसर हो। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का मतलब नौकरी ही होता है, पढ़ाई का मतलब सफल होना होता है। चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे आप हंसने में हो, गाने में हो, क्रिकेट खेलने में हो, चाहे आप किसी भी सेक्टर में हो, सफल होना ही पढ़ाई का असली महत्व होता है। ठीक है, नौकरी की तो बात अलग है। हो सकता है कि वो इंसान नौकरी ना लेकर के कुछ मालिक बने और 1000 लोग को नौकरी बांटे, तो इस पर ज़्यादा काम हम लोगों को करना चाहिए। अभी हम बात किए विषय, बहुत सारे मुद्दाओं पर को लेकर बात किए, और अब हम सभी, मेरा कैसा योगदान रहा, मेरा कैसा प्रयास रहा, आप बताएंगे, और ज़रूर मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। इतना ही कहकर सभी लोग को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।